पैराडाइज को बनाने में इन्होंने हेल्प की है। ये शानदार व्हाइट सैंडी बीचेस भी कुछ इसी तरह बने हैं। पैरट फिश कुछ भी खा लेती हैं। ये एल्गी की तलाश में अपने शार्प चोंच जैसे दांतों से रॉक और हार्ड कोरल काटकर खाती रहती हैं। डाइजेस्ट होने के बाद वो फाइन सेडिमेंट की तरह बाहर निकलता है, जिसे सैंड के नाम से जाना जाता है। हर फिश एक साल में 90 केजीज तक रेत निकाल सकती है। रीफ के बॉर्डर पर सैंड फ्लैट्स गहराई तक फैले हुए हैं। यहां भी क्रीचर और कोरल के बीच फर्क करना मुश्किल हो सकता है। पानी में लहराते हुए देखकर कोई भी इन्हें सी ग्रास के ब्लेड्स समझने की गलती कर देगा। लेकिन पास जाते ही ये सब गायब हो जाते हैं। गार्डन ईल्स लेंथ में आधे मीटर तक ग्रो हो सकती हैं। ये अपने घर नैरो बरोज में बनाते हैं, जिनसे मोस्टली ये बाहर ही नहीं निकलते हैं। ऑर्गेनिक मैटर को खाने में लगे रहते हैं, जो स्ट्रॉन्ग करंट में फंस जाता है। ये अलर्ट क्रीचर्स अपनी ज्यादातर बॉडी हर समय अंडरग्राउंड रखते हैं और खतरा महसूस होने पर एक झटके में छुप सकते हैं। इन शैलो वाटर्स में एक और अकेला रहने वाला हर्बीवोर खाने की तलाश में है। ड्यूगोंग्स इंडोनेशिया के सीज में बड़े अजीब क्रीचर्स हैं और मैरीटाइम हिस्ट्री में इन्हें देखकर अक्सर गलती से मिस्टीरियस मरमेड समझ लिया गया। पास से देखने पर सच उतना एलिगेंट नहीं लगता। इनके मस्कुलर अपर लिप के नीचे छुपे हुए टस्क्स का एक छोटा सा सेट होता है, जिसे इन्होंने एंशिएंट एंसेस्टर्स से इनहेरिट किया है। सरप्राइजिंगली इनके सबसे करीबी जीते जागते रिलेटिव लैंड पर पाए जाते हैं। एलिफेंट ड्यूगोंग्स लेंथ में 3 मीटर तक ग्रो कर सकते हैं और इनका वेट ½ टन तक होता है। इस वाले ड्यूगोंग को बहुत भूख लगती है। ड्यूगोंग का फेवरेट खाना सी ग्रास होती है। ये एनिमल्स दिन के 8 घंटे ग्रेस करते हुए बिताते हैं, जिसमें 50 किलोस तक सी ग्रास खा जाते हैं। और एलिफेंट्स की तरह इनकी डेली हार्वेस्टिंग से और प्लांट ग्रो होने में हेल्प मिलती है। जैसे ही ये वेजिटेशन उखाड़ता है, सी बेड डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे छोटी फिश खींची चली आती हैं। वो ड्यूगोंग के छोड़े हुए स्क्रैप्स को खाती हैं। लेकिन इन एक्वेटिक मैमल्स को सरफेस पर सांस लेने के लिए जल्दी जल्दी ब्रेक्स लेने पड़ते हैं। हेवी बोन्स की वजह से ड्यूगोंग्स पानी में अपना वेट बैलेंस कर लेते हैं। अपने ऑक्सीजन इनटेक को एडजस्ट करके ये बड़ी आसानी से उठ और गिर सकते हैं।
सोते हुए भी इस मेल को सांस लेने के लिए नींद में सरफेस पर वापस जाना पड़ेगा। इसे लगातार खतरे पर नजर रखनी पड़ती है। इंडोनेशिया के ओशियंस के ब्राइट कोरल गार्डन्स अंधेरा होने के बाद खतरनाक हो जाते हैं। दिन ढलते ही रीफ के ग्रेजर्स को छुपने की जगह ढूंढनी पड़ती है। अंधेरा होने के साथ ही खुद रीफ भी कार्निवोरस बन जाती है और खाने का कंपटीशन शुरू होने वाला है। जू प्लैंक्टन कहे जाने वाले नन्हे नन्हे ड्रिफ्टिंग क्रीचर्स को खुद कोरल खा जाता है। पैरेट फिश ने रात काटने की जगह ढूंढ ली, लेकिन सोने से पहले उसे एक रिचुअल पूरा करना है। ये फिश अपनी गिल्स के पास की ग्लैंड से म्यूकस निकालती है, जिससे कोकून बन जाता है। ये कोकून पैरेट फिश को पैरासाइट से बचाएगा और इसके छुपने की जगह की भनक भी नहीं लगने देगा। एक घंटे में उसने अपना काम कर लिया, और वो भी वक्त पर। व्हाइट टिप्ड रीफ शार्क्स रात में शिकार करती हैं और वो बहुत भूखी हैं। स्नेक लाइक बॉडीज और एक कोलैप्सिबल डॉर्सल फिन होने की वजह से ये बड़े आराम से टनल्स की मेज से होकर निकल जाती हैं। शिकार का पता लगाने के लिए ये रीफ में सेंट के ट्रेल्स फॉलो करती हैं। शिकार मिलने पर ये मिलकर काम करने के लिए जानी जाती हैं, जिसमें ये स्ट्रे फिश को घेरकर उसे मार देती हैं। लेकिन ये प्रेडेटर्स और भी तरीके से फिश को पकड़ना जानते हैं। अगर शिकार इनसे छिप जाए तो इनके पास एक और सेंस होता है। इनके सिर पर मौजूद इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स एनिमल की बायो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पता लगा सकते हैं। हल्के से हल्का इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी, यानी डरी हुई फिश की हार्ट बीट जितना छोटा सिग्नल भी उसकी छुपने की जगह का पता बता देगा। शार्क्स पास से गुजरती हैं और पैरेट फिश जरा भी मूव नहीं करती। लेकिन रात के इन शिकारियों के सुपर सेंसेस के आगे पैरेट फिश के बचने का कोई चांस नहीं। इंडोनेशिया के समुद्रों में कई सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। प्रेडेटर्स इवॉल्व होकर सक्सेसफुल हंटर्स बन गए और उनके शिकार को छुपना सीखना पड़ा।